जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार झा आपके अपने चैनल एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत करता है। बच्चों, आज में हम विद्युत के पार्ट 4 लेकर उपस्थित हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पिछले तीनों पार्ट देख चुके होंगे। तो आइए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम अपनी एनसीईआरटी की जो हमारी क्रैश कोर्स वाली सीरीज़ है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। और विश्वास करिए बच्चों, इसी से आपकी अगर विद्युत से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो इसी से आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हुए चले कि कल हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध बच्चों होता है कि रोकने की जो क्षमता होती है करंट को, उसे प्रतिरोध बोलते हैं, कह सकते हैं उसे। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। मतलब कोई ऐसा तत्व तो होगा जिसमें प्रतिरोध जो होगा वो बहुत कम होगा। इसका मतलब जो करंट को रोके, बहुत कम रोके, इसका मतलब क्या वो विद्युत का अच्छा सुचालक होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो हम चांदी में मारेंगे। देखते हैं यहाँ पे, तो चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है बच्चों। प्रतिरोधकता कम होगी इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो अगले पॉइंट में हमारा है कि एक तंतु होता है। एक बल्ब देखे होंगे, बल्ब के अंदर में एक फिलामेंट जिसे बोलते हैं वैसे तंतु होता है। वो पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि वो आपको बताइए कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो हम आंसर लगाएंगे टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है बच्चों वो टंगस्टन का बना होता है, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं। और ये क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा है। तो आइए करते हैं। पहले अरेंज करने की कोशिश करेंगे फिर बनाएंगे। लिखा हुआ है कि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। प्रतिरोध 1200 ओम। प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे तो 1200 ओम। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से निकलती है। वोल्ट हमारा दे दिया है बच्चों 220। जैसे जैसे पढ़ते हुए चलेंगे, जो जो डेटा हमारा दिया हुआ है उसको हम पहले लिखते हुए चलेंगे। तो वोल्ट हमारा दे रखा है 220, तो वोल्ट हमारा 220 दे दिया। भी हमारा दे दिया 220 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा आपको बताना है। विद्युत धारा निकालना है हमें। विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई लिखेंगे। तो आई हमें क्या करना है, तो निकालना है। तो अब जरा सोचिए बच्चों, आर, वी और आई ये तीनों कौन से फॉर्मूले में आता है। तो वी इक्वल टू आई आर हम तो पढ़े थे ओम के नियम में। तो यहाँ पे लिखेंगे वी इक्वल टू आई आर। हमें निकालना क्या है बच्चों, आई निकालना है। तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर। वी हमारा गिवन है 220 बाय आर गिवन है 1200। ये सही है गया। अगर हम इसे बनाए तो 0.18 ओम बच्चों आता है आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। जो दिया गया है वही लिखेंगे। यहाँ पे दो चीज गिवन है, हमारी लंबाई भी दी हुई है और मोटाई भी दी हुई है। मोटाई का मतलब बच्चों इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो लंबाई और क्षेत्रफल दोनों अगर दिया गया हो, वैसे भी क्षेत्रफल को ए से डिनोट किया जाता है एरिया, इसीलिए पहला लेटर उसका ए लिया जाता है। तो मोटाई दिया गया, उसका प्रतिरोध, दोनों का प्रतिरोध लंबाई और मोटाई, उस तार का जो लंबाई और मोटाई है उसका प्रतिरोध कितना है, तो 4 ओम है। तो एक फॉर्मूला बच्चों हम कल लिखाए थे, अब याद करिए, आर इक्वल टू रो एल बाई एल। याद आ रहा होगा आपको। तो हम लिखते हैं हमारा एल हमारा यहाँ पे गिवन है, ए हमारा गिवन है और इसके पूरे का प्रतिरोध कितना दे रखा है, तो 4 ओम। तो लिख सकते हैं आर इक्वल टू 4 ओम। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बच्चों। इस पूरे टर्म के बदले में हम 4 ओम लिख सकते हैं क्योंकि इस पूरे टर्म का ही 4 ओम हमारा गिवन है, यही दिया गया है। तो इस पूरे के बदले में हम 4 ओम लिख सकते हैं क्योंकि लंबाई भी दिया था और हमारा मोटाई भी दिया था। मोटाई को हम एरिया कह सकते हैं, क्षेत्रफल कह सकते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध। तो बच्चों होता क्या है, इसमें दो दिया गया है तार। एक तो दिया गया था ये, मान लीजिए ये पहले तार के लिए था, पहले तार के लिए था। अब हम निकालते हैं किसी अन्य तार, मतलब दूसरे तार के लिए निकालते हैं।
अब क्या किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2। अब किसी दूसरे का प्रतिरोध बोल रहा है निकालने के लिए, तो सेट करने की कोशिश करते हैं। जिसकी लंबाई दे दिया है बच्चों एल दे दिया कितना, तो 1/2, और मोटाई कितना दे दिया, मतलब ए कितना दिया मोटाई को ए से, तो क्या दे दिया 2a दे दिया। तो इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो फिर वही फॉर्मूला बच्चों लगेगा R = रो L/A। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे अगर इसे, तो L हमारा दिया है 1/2 और A दिया है 2a। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे लिख पा रहे हैं। इसको हमने 1/2 लिया और इसको कितना लिया 2a लिया। अगर ये 1/2 है तो यहाँ पे लंबाई हमारी क्या है, तो 1/2a है, लंबाई हमारी 1/2 है। जरा एक बार फिर से इसे देख लीजिए। तो बच्चों आपने ये समझा होगा यहाँ तक। अब हम आगे आते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/4, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4, ये हमारा बच जाएगा रो L/A। ये हमारा बच गया, क्योंकि L की जगह पे हमने ये लिया, A की जगह पे ये लिया, रो हमारा पहले से ही बचा हुआ है, L हमारा बच गया, A बच गया। तो जरा आप कोशिश करेंगे, अगर किन्हीं को नहीं आता है तो आप ये बना सकते हैं। ये 1/2 है तो बच्चों ये 2 नीचे आ जाता है, तो ये हमारा 1/4 हो गया, रो L/A हो गया। जरा समझिए बच्चों, इस रो L/A ये जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए टर्म रो L/A जो हमारा ये आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है 4 ओम के बराबर। यहाँ हमारा रो L/A को हम 4 ओम लिखे हुए थे यहाँ पे, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 1/4 × 4। इस पूरे टर्म के बदले हम 4 लिखेंगे, 4 से 4 हमारा कट गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम 1 ओम हमारा 1 ओम हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस अंतर वाले आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें, तो इस तरह से हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या क्या होता है। तो धारा की प्रबलता को क्या करेगा, तो मापता है, कौन मापेगा, तो एमीटर मापेगा। अब कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। तो भाई एमीटर का काम है धारा की प्रबलता को मापना, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ही एमीटर होता है, जो सॉरी एम्पियर। तो एमीटर हमारा क्या होगा कि भाई धारा की प्रबलता को मापेगा, ना कि वोल्टेज, ये ध्यान रखना है। अगर हम इसमें वोल्ट मीटर में आते हैं तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को ये मापेगा। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, तो विभवांतर मापेगा, और एमीटर हमारा बच्चों क्या करेगा, तो धारा की प्रबलता को मापेगा, करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मापने का काम करेगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आएगा कैसे कि एमीटर को बताइए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एमीटर को हम कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या किस में जोड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एमीटर जो हमारा होगा वो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, और वोल्ट मीटर जो होता है वो समांतर क्रम में जुड़ेगा, ये हमें याद रखना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इसका स्केल एम्पियर जो होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए लिखा हुआ रहेगा, मतलब इस मीटर को हम ए से डिनोट करेंगे, ए लिखेंगे। अब वोल्ट मीटर को हम वी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि एमीटर को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है वो समझते हैं। तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर होता है। ये आपको याद रखना है कि ये जो धारा का जो मान होगा वो उसके प्रतिरोध और विभवांतर पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन आएगा कि किसी चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो निर्भर करेगा प्रतिरोध पर और विभवांतर पर निर्भर करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं, तो प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करते हैं, मतलब जोड़ा जाता है। बच्चों प्रतिरोध जो हम देखते हैं, रेजिस्टेंस जो हम देखते हैं, उसे 2 तरीके से हम जोड़ सकते हैं, या यूँ कहें तो संयोजित कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम को हम बोल सकते हैं कि पार्श्व क्रम में भी इसे बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्श्व क्रम या संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन हम इसे बोल सकते हैं। तो ये दोनों समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का बच्चों मतलब होता है कि
श्रेणी में जोड़ना, मान लीजिए ये श्रेणी क्रम है, अगर श्रेणी क्रम में अगर हमें जोड़ना, श्रेणी का मतलब है तो सीरीज में जोड़ना। एक ये हमारा प्रतिरोध हो गया, इसमें दूसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे, फिर इसमें तीसरा जोड़ेंगे, इस तरह से हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये हमारा हुआ श्रेणी क्रम संयोजन। वहीं अगर समांतर क्रम, जिसे हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, अगर हम समांतर क्रम में बात करें तो समांतर क्रम में ऐसा, समांतर का मतलब भी होते हैं पैरेलल। तो उसमें होता क्या है कि हम इस तरह से जोड़ते हैं, उसमें बस पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, इस तरह से जोड़ा जाता है। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 3 ही दे, 4 भी दे सकता है। अगर श्रेणी क्रम में बोले तो बस जोड़ते हुए चले जाएंगे डिटेल में, और इसका कुछ क्वेश्चन हम कल करने की कोशिश करेंगे। और शायद हमारी उम्मीद भी यही रहेगी कल हमारी विद्युत की अंतिम वीडियो हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।